हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। शुरू करेंगे 18 अगस्त 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। शुरू करने से पहले आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और 28 मई 2023 की डेट अपने दिमाग में आप लोग बैठाल करके रखिए। तो अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। ये मत सोचेगा कि अभी तो बहुत समय है, 10 महीने हैं, 9 महीने हैं। ये बिल्कुल कम समय होता है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ अब अपने आप को थोड़ा सा सुधारिए, थोड़ा सा लिमिट करिए अपनी बाकी की एक्टिविटीज़ को और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, है ना। जितना आपको मैक्सिमम टाइम मिल रहा है उतना आप पढ़ें, क्योंकि देखो तैयारी करने का मतलब तभी जब आपका सिलेक्शन हो, है ना। सिर्फ तैयारी करने से कोई मतलब है नहीं। सिर्फ तैयारी करते रहें फिर बाद में हम 4 साल बाद जाके कुछ और करें या फिर कुछ और जगह पे जाएं या कुछ और फील्ड ही चुन लें। तो बेटर है कि अभी आप चूँकि लगे हुए हैं तो आप अच्छे से मेहनत करिए और आप अपना सिलेक्शन इंश्योर करवाइए। साथ ही हमने भी यूपीएससी 2023 के लिए कोर्स स्टार्ट किया था। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको रेगुलर एक स्टडी चाहिए, लगभग 1.5 महीने से क्लासेस चल रही हैं, अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पुराने सारे लेक्चर्स आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगी और जो भी कंटेंट है, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं। तो यू कैन ज्वाइन दैट एज वेल। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। स्टैटिक के लिए रहेगा तो अच्छा है, उसमें करंट भी कंप्लीट होगा आपका। करंट और स्टैटिक दोनों के लिए एक ही प्लान है ना। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड को लेकर के कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, गॉड्स ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड लाइक इंद्र एंड अग्नि बिकेम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर्स डिक्लाइंड एंड दैट ऑफ सैक्रिफाइसेस इंक्रीज्ड। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, प्रीस्टहुड बिकेम अ प्रोफेशन एंड हेरिडिटरी वन। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या 1, 2, 3। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपने कितने सही किए और कितने आपने अटेम्प्ट किए। पॉज करके आप इसको आंसर करिए, मैं आंसर आपको साथ साथ बताता जाऊंगा ताकि फिर दोबारा हमको टाइम ना लगे ज़्यादा, ठीक है ना। इसका जो करेक्ट आंसर है, देखो पहला स्टेटमेंट अगर मैं बोलूँ तो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता हो तो अर्ली वैदिक में इंद्र और अग्नि की वैल्यू ज़्यादा थी, लेकिन लेटर वैदिक में विष्णु जी की वैल्यू ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए इंद्र और अग्नि की प्रोमिनेंसी थोड़ा कम हो गई थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कि बिल्कुल सही कि सेक्रीफाइसेस की वैल्यू बढ़ गई थी, इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी, तो यस बिल्कुल राइट है, सेक्रीफाइसेस की बढ़ गई थी और जो प्रीस्टहुड था वो एक प्रोफेशन बन गया था और इट वॉज अ हेरिडिटरी प्रोफेशन एज वेल। तो ये आपको कुछ आंसर्स मैंने दे दिए। सेकेंड सवाल मैंने आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग edicts mentions the name ऑफ अशोका एज अशोका। मतलब कि कौन सा एडिक्ट ऐसा है जो कि अशोक को अशोक के नाम से ही बुलाता है, किसी और नाम से नहीं, है ना। जैसे उसका बाकी जगहों के नाम आप देखेंगे तो देवनम पिया पियादासी के नाम से बुलाएगा अशोक को, ठीक है ना। लेकिन मस्की एक एडिक्ट ऐसा है, मस्की एक ऐसी जगह है जहाँ पे उनको अशोक के नाम से ही बुलाया गया था। इनफैक्ट 4 ऐसे एडिक्ट्स हैं जहाँ पे अशोक को अशोक के नाम से बुलाया गया है। तो बाकी के 3 कौन से हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, विच आर द अदर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें, विच ऑफ द फैक्टर्स गिवन बिलो could have been responsible for emerging मगध as a prosperous महाजनपद। आपको रीजंस दिए हैं कि इनमें से कौन से रीजंस हैं जिसने कि मगध को एक इंपॉर्टेंट प्रॉस्पेरस महाजनपद के रूप में स्टैब्लिश किया। फर्स्ट लिखा है, मेनी रिवर्स सच एज गंगा एंड सोन फ्लोड इनटू द मगध रीजन। दूसरा दिया है, यूज ऑफ एलिफेंट्स इन द वॉरफेयर। तीसरा लिया है, प्रेजेंस ऑफ आयरन ओर माइंस इन द रीजन। तो ये वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर this question. The correct answer for this will be 1, 2 and 3। तीनों ही सही हैं एंड तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं बिल्कुल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब आज का सीसैट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आज का सीसैट यहाँ पे आप देखें 4 आपको एक मतलब के स्टेटमेंट्स दिए हैं। लिखा है, ए इज़ टॉलर देन बी, सी इज़ टॉलर देन ए, डी इज़ टॉलर देन सी, ई इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। अगर इफ़ दे आर मेड टू सिट इन द अबव ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, हु विल ऑक्यूपाई द मिड पोजिशन। जैसे ए बी सी डी ई 5 लोग हैं, तो अब मिड पोजिशन मतलब ये बीच में तीसरे नंबर पे कौन होगा। तो बस आपको हाइट्स के रूप में अरेंज करवा दीजिए, हाइट के रूप में बैठा दीजिए इन द अबव ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स। तो अब आपको बताना है बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, किसी क्रम में भी आप बैठाइए, दोनों में जो बीच वाला व्यक्ति होगा वो बीच में ही आएगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ काइंडली डू दैट। इसमें आपको बताना है कि बीच की
पोजीशन कौन ऑक्यूपाई करेगा। आप किसी भी ऑर्डर में बैठाइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट में बैठाइए या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट में बैठाइए, दोनों केसेस में बीच वाला व्यक्ति तो बेटा सेम ही बैठेगा ना। तो दिस इज अ क्वेश्चन टू यू, आई होप यू विल ट्राई टू डू एंड टेल मी द आंसर। आते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। पहली जो न्यूज़ है वो है MHA ओवर रूल्स मिनिस्टर्स ट्वीट ऑन प्रोवाइडिंग फ्लैट्स टू रोहिंग्या। अब हुआ क्या था, कर हरदीप सिंह पुरी जो है उसने एक ट्वीट कर दिया था कि रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ जो हैं दे विल बी शिफ्टेड टू EWS फ्लैट्स इन द एरिया ऑफ दिल्ली, बकरवाल एरिया ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे गृह मंत्री यानी कि गृह मंत्री कार्यालय जो है HMO है, उसने कहा था विद रिस्पेक्ट टू द न्यूज़ रिपोर्ट्स दैट दे विल बी शिफ्टेड टू दैट, इट इज़ मेड क्लियर दैट नो डायरेक्शंस हैव बीन गिवन टू प्रोवाइड EWS फ्लैट्स टू रोहिंग्याज इलीगल माइग्रेंट। तो मतलब उन्होंने कहा कि कोई ऐसे डायरेक्शन नहीं है कि उनको EWS फ्लैट्स में शिफ्ट किया जाएगा, तो इसको मतलब कि वो ना समझें, ठीक है। अब अपन को तो मेन चीज़ है रोहिंग्याज के बारे में जानना, तो लेट मी टेल यू अबाउट द रोहिंग्याज वन बाय वन। रोहिंग्याज आर एक्चुअली मुस्लिम एथनिक माइनॉरिटी, याद रखिएगा, दे आर मुस्लिम एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स who lived for centuries in predominantly Buddhist Myanmar formerly known as Burma। तो एक्चुअली में ये जो रहते थे ना, ये रखाइन स्टेट, आपको पता होगा रखाइन स्टेट आपका म्यांमार की जगह है, म्यांमार में है रखाइन स्टेट, वहाँ पर ये लाई करते थे, ठीक है ना। तो बेसिकली वहाँ ये रहते थे आपके रोहिंग्याज मुस्लिम, बहुत पहले से रह रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ पे इनका परसिक्यूशन स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। दे हैव बीन लिविंग देयर फॉर जनरेशंस, बट उनको फिर भी वहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था एज एन ऑफिशियल एथनिक सोशल ग्रुप, एंड दे वर डिनाइड सिटीजनशिप इन 1982, ठीक है ना। तो 1982 में इनको सिटीजनशिप भी डिनाई कर दी गई थी। दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग विच यू शुड रिमेंबर। एंड फिर उसके बाद ये दे आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेटलेस पीपल, है ना। अब चूंकि ये इनको सिटीजनशिप ही नहीं दी गई, अब जिसको सिटीजनशिप ही नहीं दी गई वो व्यक्ति क्या हो गया, स्टेटलेस हो गया। जब स्टेटलेस हो गया तो ऑब्वियसली दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेटलेस पीपल, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू विल ट्राई टू रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल, आप इसको याद रखेंगे। एंड इसके अलावा अगर हम देखें तो दे आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन, सेक्शुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इनके साथ हुई है। इनफैक्ट म्यांमार रीजन में इनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन और परसिक्यूशन किया गया। फिर अभी रिसेंटली 2017 में अगर मैं आपको बताऊँ तो 2017 में ये इनकी जो क्राइसिस थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। 2017 में इनके साथ और ज़्यादा परसिक्यूशन हुआ। फिर ये वहाँ से किस रीजन में गए, वहाँ से ये गए आपके बांग्लादेश के रीजन में, दे वेंट इनटू द बांग्लादेश रीजन। और अभी भी कॉक्स बाज़ार नाम की जगह है, कॉक्स बाज़ार इज़ अ प्लेस देयर इन बांग्लादेश, जहाँ पर इनका नंबर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये वहाँ पर रुके। लेट मी शो यू वन फोटोग्राफ फॉर दिस। तो अब आपको ये मैप दिख रहा होगा, देखो बहुत ही प्यारा मैप है, इसमें आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आप म्यांमार में सबसे पहले तो देखो, म्यांमार में आपको मैं दिखा दूँ, ये जो आपको ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है, ये ग्रीन वाला पोर्शन म्यांमार का, ये वाला पोर्शन ये आपका रखाइन स्टेट है। दिस इज़ द रखाइन पार्ट, याद रखिएगा। म्यांमार का बिल्कुल म्यांमार के कौन से साइड में आता है, वेस्टर्न साइड में आता है, वेस्टर्न म्यांमार के पार्ट में आता है आपका रखाइन स्टेट आता है। देखो रखाइन स्टेट है, वहाँ पे आपका ये इम्पॉर्टेंट आपको देखो। फिर यहाँ पे परसिक्यूशन चालू हुआ तो ये कहाँ गया, देखो कॉक्स बाज़ार जस्ट ऊपर है ना, कॉक्स बाज़ार ये बांग्लादेश के पार्ट में आता है, ये बांग्लादेश है और बांग्लादेश का बिल्कुल जो कहना चाहिए साउथ ईस्टर्न वाला पोर्शन है, साउथ ईस्टर्न बांग्लादेश वाला जो पोर्शन है वहाँ पर आपका कॉक्स बाज़ार रीजन आता है, ठीक है ना। एंड यहीं पर ये जो रोहिंग्याज हैं दे वेंट इनटू दैट रीजन। तो ये एक बार मैप आप ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप है ना। ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इनलार्ज कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं रखाइन स्टेट, और रखाइन स्टेट के ऊपर फिर यहाँ पे आपका कॉक्स बाज़ार वाला रीजन जो है वहाँ पर जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका रखाइन स्टेट में ही आपका क्याउ केफ्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है, वहाँ पर एक डी वाटर पोर्ट भी प्लान था, और कॉक्स बाज़ार वाला रीजन आपको याद रखना है। और एक और चीज़ बांग्लादेश ने क्या किया था, बांग्लादेश ने इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, मतलब कि इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए एक आइलैंड दिया है बेसिकली, हाँ। और वो आइलैंड जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोन है टू द फ्लड्स एंड ऑल, ठीक है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता था मैं कि बांग्लादेश ने इन्हीं को रिहेबिलिटेट करने के लिए, बेसिकली बांग्लादेश ने रिहेबिलिटेट करने के लिए एक नया पोर्ट भी अलॉट किया है। उस पोर्ट का नाम क्या है, उसका नाम है भाषण 4। तो याद रखिएगा, पूछ सकते हैं आपसे, तो ये याद रखिएगा भाषण
चार आइलैंड्स। तो भाषण चार आइलैंड जो है बेसिकली दैट हैज़ बीन अलॉटेड टू द रिहेबिलिटेशन ऑफ रोहिंग्याज। लगभग आई थिंक 80,000 रोहिंग्याज को भाषण चार आइलैंड में शिफ्ट करने की बात किया। लेकिन भाषण चार आइलैंड जो है जैसे मैंने आपको बताया इट इज़ वेरी मच प्रोन टू योर फ्लड्स एंड ऑल। तो ये फ्लड्स के लिए बहुत प्रोन है, तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। तो आज के टाइम में अगर हम देखें रोहिंग्यास के बेसिकली लगभग 9,80,000 रेफ्यूजीज़ हैं जो कि असाइलम सीख कर रहे हैं फ्रॉम म्यांमार इन द नेबरिंग कंट्रीज़। और उसमें अप्रॉक्सीमेटली जो आपका 9,19,000 रोहिंग्याज रेफ्यूजी हैं दे आर लिविंग एट द काटूपलोंग एंड नया पारा रेफ्यूजी कैंप्स इन बांग्लादेश कॉक्स बाज़ार रीजन। तो मैंने बताया आपको लगभग 9 लाख तो वहाँ पे रह रहे हैं, कॉक्स बाज़ार रीजन में रह रहे हैं, कुटुपलोंग और नया पारा रीजन में। एंड इसके अलावा काफ़ी लोग इंडिया में भी मतलब रह रहे हैं, डिटेंशन सेंटर में रह रहे हैं दिल्ली वाले रीजन में। और इस तरीके की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ठीक है ना, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने लॉन्च किया है कैंपेन मेक इंडिया नंबर 1, है ना। ठीक है ना, उनका कैंपेन क्या है, मेक इंडिया नंबर 1। एंड नाउ दिस कैंपेन इज़ बेसिकली टारगेटिंग द 2024 लोकसभा इलेक्शंस। और इसमें 5 टारगेट्स हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ 5 टारगेट्स कौन कौन से जो कि इंडिया को नंबर 1 बनाएंगे। पहला है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, हेल्थ केयर फॉर ऑल, ठीक है ना, इक्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ वुमेन, जॉब्स फॉर यूथ एंड अ फेयर प्राइस फॉर फार्मर्स प्रोड्यूस। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि अरविंद केजरीवाल जी ने टारगेट की है ना। पहला क्या था, फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, हेल्थ केयर फॉर ऑल, इक्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ वुमेन, जॉब्स फॉर यूथ एंड इक्वल प्राइस फॉर फार्मर्स प्रोड्यूस। तो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 5 टारगेट्स एंड मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन ऑफ श्री अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिख रहा होगा, ये बड़ा इमाम बाड़ा है। बड़ा इमाम बाड़ा आपका लखनऊ में लोकेटेड है। पहले तो लोकेशन याद रखिएगा कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर है, ये लखनऊ में लोकेटेड है। और बड़ा इमाम बाड़ा के बारे में एक बात और बता दूँ कि इट इज़ वन ऑफ द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन लखनऊ विच वॉज बिल्ट बाय नवाब ऑफ अवध असफ उद्दौला। तो नवाब ऑफ अवध यानी कि असफ उद्दौला 1784 में इसको बनवा के गया था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा नवाब ऑफ अवध असफ उद्दौला 1784 में ये बड़ा इमाम बाड़ा जो है वो बनवा करके गया था। ठीक है ना। ये एरिया में गया हूँ, यहाँ पे भूल भुलैया भी लोकेटेड है, तो याद रखिएगा यही पार्ट है जहाँ पे भूल भुलैया भी लोकेटेड है। तो असफ उद्दौला 1784 में नवाब ऑफ अवध है असफ उद्दौला जिसने कि इसको बनवाया था। तो याद रखिएगा बड़ा इमाम बाड़ा दैट इज़ वन ऑफ द tourist location Asafuddaula will go to president if Supreme Court quota not implemented। तो यहाँ पे NCSC के जो प्रेसिडेंट है, NCSC के जो चेयरमैन है, सॉरी प्रेसिडेंट नहीं बोलना चाहिए, NCSC के चेयरमैन नेशनल काउंसिल ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट के विजय सांपला जी, उन्होंने कहा कि पंजाब के में कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जहाँ पर SCs को रिजर्वेशन और ये नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फॉर दैट दे विल बी गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। अब यहाँ पे NCSC तो आपको पता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि सेफ गार्ड करती है इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट। तो SCs के यानी शेड्यूल्ड कास्ट के जो इंटरेस्ट है उनको सेफ गार्ड करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं NCSC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। और ये आर्टिकल 338 के अंतर्गत 338 आर्टिकल के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 338 के अंतर्गत ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है ना। आपके लिए एक सवाल ये है कि आर्टिकल 338A और आर्टिकल 338B क्या है। ठीक है ना, दिस इज अ क्वेश्चन टू यू। आर्टिकल 338A और 338B क्या है ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ऑब्वियसली NCSC क्या करती है, बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है। बेसिकली ये इन्वेस्टिगेट करती है उन सारे मैटर्स को जो कि रिलेटेड होते हैं टू SCs एंड उनसे जुड़े हुए उनके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग प्रोसेस का काम भी NCSC करती है। कंपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन, 3 अदर मेंबर्स होते हैं। 1 चेयरपर्सन इज देयर, 1 वाइस चेयरपर्सन इज देयर एंड देयर आर 3 अदर मेंबर्स एंड दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो ये
अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट, याद रखिएगा, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली। तो दिस इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब इशूज़ इसके सामने ये है कि देर आर मेनी इशूज़ विद NCSC। पहला इशू तो ये कि इसके जो रिकमेंडेशंस हैं वो नॉन बाइंडिंग है। द रिकमेंडेशंस ऑफ NCSC आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर। तो काफ़ी बड़ा एक तो इशू यही है कि जो ये रिकमेंडेशन देता है ज़रूरी नहीं कि वो इम्प्लीमेंट होगा ही होगा, और मतलब गवर्नमेंट चाहे तो माने, गवर्नमेंट चाहे तो ना माने, ठीक है ना। दूसरा इसका सबसे बड़ा इशू है कि ये रिसेंटली अगर आप देखो तो ये SCs में भी सिर्फ SC के एलिट्स को देख रहा है। मतलब कि वही वाली बात है ना, SCs में भी दो कैटेगरी हैं, एक तो क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। तो ये केवल क्रीमी लेयर को केटर करता है, नॉन क्रीमी लेयर की ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये सुन नहीं पाते हैं अभी ये लोग। इसके अलावा अगर आप देखें तो और इशूज़ में जैसे डिलेज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इंक्वायरी अगर करनी है तो इनकी काफ़ी डिले करेंगे। इसके अलावा रिपोर्ट का जो एक इशू है सबसे बड़ा, कि रिपोर्ट्स इनको ले करने रहती है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट फिर उसको ले करता है इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा डिले हैं और ये अपनी रिपोर्ट कई बार प्रेसिडेंट को नहीं दे पाते और प्रेसिडेंट फिर उसको पुटअप नहीं कर पाता, ऑब्वियस सी बात है, पार्लियामेंट के सामने। तो ये काफ़ी बड़ा इशू है जो कि यहाँ पर है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो कैन मूव अहेड विद मी। सिविक एक्शन हेल्प्स असम राइफल्स थ्वाट स्मगलिंग। तो असम राइफल्स के बारे में थोड़ी सी बातें मैं आपको पहले बता दूं। असम राइफल्स क्या है? तो असम राइफल्स एक पैरामिलिट्री तो फोर्स है अपन बोल सकते हैं, और इट इज़ वन ऑफ द 6 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एज वेल, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ही आता है। याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। अब इट इज़ वन ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जैसे वन ऑफ द 6 CAPF है ना। तो CAPF देखो, पहले तो ये मिनिस्ट्री अभी छोड़ दो, मिनिस्ट्री वाला कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ असम राइफल्स का। असम राइफल्स में एक्चुअली एक स्पेशलिटी है, तो आप ये मिनिस्ट्री अभी मत याद रखो, मैं बताता हूँ। याद रखिएगा, जैसे 6 CAPFs है ना, जिसमें से 5 आपके तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस कहलाता है, एक पैरामिलिट्री आपका असम राइफल कहलाता है, ठीक है ना। और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और सशस्त्र सीमा बल, ये 5 हो गए। ये पूरे के पूरे आपके MHA के अंदर आते हैं, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। तो फिर आपका ये असम राइफल्स को ही मैंने पैरामिलिट्री क्यों बोला? देखो, वैसे आप जनरल पार्लेंस की अगर बात करें ना, तो आपको लोग बोलेंगे कि भैया सारे ही पैरामिलिट्री हैं, लेकिन जब आप डिटेल्ड उसमें जाएंगे ना, तो बाकी सारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, CAPFs हैं, एंड एक ही पैरामिलिट्री जो कि आपका असम राइफल्स है। क्यों? क्योंकि इसमें डुअल कंट्रोल आता है। पैरामिलिट्री का क्यों मैं बोल रहा हूँ, पैरामिलिट्री, मिलिट्री वाला की बात क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें आपका डुअल कंट्रोल आता है असम राइफल्स के ऊपर। एक तो आपका MHA का आता है और दूसरा आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी आता है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैलरी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर द फोर्स, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय MHA। सैलरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ प्रोवाइडेड बाय द MHA। मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं वो मतलब कि सैलरी है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब MHA प्रोवाइड करता है। लेकिन पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, डेपुटेशन, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? आर्मी डिसाइड करती है। ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, डेपुटेशन, ये सारी चीज़ें आर्मी डिसाइड करती है। तो असम राइफल्स का अगर आपसे कोई पूछे कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर और सैलरी कौन डिसाइड करता है, तो ये MHA करती है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि उसकी डिप्लॉयमेंट, पोस्टिंग, ट्रांसफर और डेपुटेशन कौन करता है, तो आर्मी करती है, ठीक है ना। और दिस फोर्स इज कमांडेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल फ्रॉम द इंडियन आर्मी। तो इसको लेफ्टिनेंट जनरल फ्रॉम द इंडियन आर्मी इसको कमांड करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। क्यों हमने इसको अलग रखा, क्यों मैंने आपको मिनिस्टर, बाकी MHA बाकी 5 के लिए है, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज उनके लिए MHA पूरी सर्वा है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हो चाहे कोई भी फंक्शंस हो उनके। लेकिन यहाँ पे इस केस में अगर हम देखें असम राइफल्स के केस में, तो ज़्यादातर जो पोस्टिंग और ये सब वाले मैटर्स हैं वो सारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा इशू है। अगला यहाँ पे देखो लिखा है गोदावरी फ्लोज अबव द डेंजर लेवल इन तेलंगाना। तो गोदावरी जो नदी है वो तेलंगाना में डेंजर लेवल के ऊपर बह रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पे देखो, रिवर्स में क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे जाएगा कि गोदावरी जो रिवर है, गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, ठीक है ना। गोदावरी रिवर याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नासिक त्र्यंबकेश्वर नाम की जगह, आपको पता होगा महाराष्ट्र में ये जगह है नासिक त्र्यंबकेश्वर की, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है गोदावरी का। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं, उसमें आप लिख लीजिए प्रवरा, पूर्णा, मंजरा,
पेनगंगा, वारधा, वेनगंगा, प्राणहिता। अब प्राणहिता अगर आपसे कोई पूछे क्या है, तो प्राणहिता कंबाइंड फ्लो है वेनगंगा, पेनगंगा और वारधा का। याद रखिएगा, प्राणहिता क्या है, कंबाइंड फ्लो है आपका वेनगंगा, पेनगंगा और आपका वारधा का। तो दिस इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। तो गोदावरी रिवर का कंसेप्ट यहाँ पे अपन ने देख लिया। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द फोर्थ ताइवान क्राइसिस। तो ये अभी जो रिसेंटली हुआ, यानी कि अभी जो नैन्सी पेलोसी आई, नैन्सी पेलोसी के आने के बाद आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा चाइना ने वहाँ हल्ला मचाया, काफ़ी ड्रिल्स किए और जा कर के वहाँ पे पटाखे छोड़ के आ रहे हैं, है ना, पीछे से गुदगुदी लगा के आ रहे हैं ताइवान वालों को। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने चाइना वालों ने की। तो मैं आपको एक एक करके स्टोरी बताऊंगा कि क्यों इसको फोर्थ क्राइसिस लिखा गया है, बाकी के 3 क्राइसिस का वो है, वो सारी चीज़ें अपन देख लेते हैं। सबसे पहले माओ जेडोंग ने एक स्टोरी बताई थी। एक बार क्या हुआ, मुशायरा कर रहा था माओ जेडोंग, तो उस मुशायरे में उसने एक भूत की कहानी सुनाई, है ना, और कांपते हुए बोला कि नेवर बी अफ्रेड ऑफ योर घोस्ट, अपने भूतों से कभी मत डरो क्योंकि वो आपको और डराएंगे, ठीक है ना। ये कहानी थी, नॉर्मल यही कहानी उसने सुनाई। वहाँ जो भूत को रेफ़र कर रहा था वो अमेरिका था, और आज भी वही भूत है, अमेरिका ही वही भूत है, ठीक है ना। तो चाइना का जो रिस्पांस है नैन्सी पेलोसी के केस में, वो वही कर रहा है जो माओ जेडोंग ने कहा था कि भूत से मत डरो, है ना। नैन्सी पेलोसी अमेरिकन है, वहाँ पे गई, तो अब चाइना बोल रहा है कि हम भूत से नहीं डरेंगे और हमने पटाखे छोड़ दिए, गुदगुदी लगा के आ गए ताइवान वालों को। ये सारी चीज़ें उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस थिंग। पहले तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि किस तरीके से माओ जो चाहता था, माओ चाहता था नेशनल रीयूनिफिकेशन। मतलब कि जब 1949 में ताइवान और चाइना अलग अलग हो गए, मतलब कि वो भाग गए, कुओमिंतांग वाले भाग गए, और कुओमिंतांग ने जाकर के ताइवान में अपनी सरकार बना ली, और वहाँ पे उन्होंने उसको बोला कि भैया ये जो पार्ट है ये रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट है, और हमको पीपल्स रिपब्लिक जो PRC है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, PRC से कोई मतलब नहीं है। तो एक पीपल्स वहाँ से भागे। अब माओ जेडोंग का ये था कि नेशनल रीयूनिफिकेशन हो जाए, मतलब कि दोबारा से ये जो हमारी चाइना और ताइवान अलग अलग हैं वो एक हो जाएं। लेकिन वो अपने टाइम पीरियड में तो ऐसा कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थोड़ा एग्रेसिव प्रेसिडेंट थे, और चाइना उस समय बहुत ज़्यादा तैयार नहीं था। मतलब चाइना का वो नेसेंट फेस था, स्टार्टिंग का फेस था। चाइना के पास ना नेवी थी, नेवल पावर तो चाइना का भी था भी नहीं, नेवल पावर अभी भी नहीं है, लेकिन अभी चलो फिर भी उसने फोर्स तो बना ही ली है ना, लेकिन पहले तो बिल्कुल नेवल पावर नहीं था वो। तो उस समय जो वहाँ पे US के प्रेसिडेंट थे, हैरी एस ट्रूमैन को आप ले लो, चाहे आप मतलब आप बिल क्लिंटन तक को ले लेना, देख लेना बिल क्लिंटन भी अटैक कर देता है, ठीक है ना। तो कुल मिला करके अगर आप देखें तो चाइना के पास इतनी पावर नहीं थी, और USA जो था वो एक तरीके से काफ़ी एग्रेसिव था ताइवान को लेकर के, ताइवान के मैटर में। इसीलिए चाइना ने क्या किया, पहली बार शेलिंग की आपके 2 रीजन में। एक तो आपका किनमेन का रीजन है, किनमेन रीजन है ये देखो, और दूसरा है मत्सू आइलैंड। ये दोनों याद रखिएगा, 1954 में और 1958 में। ये फर्स्ट एंड सेकेंड ताइवान क्राइसिस कहला रहा है। ऑथर ने कहा है कि भैया शेलिंग और बॉम्बिंग जैसी अभी की है ना, ये उन्होंने 2 बार की थी। पहले 1954 में किनमेन के रीजन में, और दूसरा किया था उन्होंने 1958 में मत्सू आइलैंड के रीजन में, ठीक है ना। एंड दे वर द फर्स्ट एंड द सेकेंड ताइवान क्राइसिस, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। अब आपके दिमाग में सवाल आए और आप इधर उधर परेशान हो, इससे पहले कि मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे ईस्ट चाइना सी आपको दिख रहा होगा, ये आपको चाइना वाला पार्ट दिख रहा होगा, और ये आपको ताइवान ताइपी वाला पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब आपको इसके बीच में आपको ताइवान स्ट्रेट दिख रहा होगा। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लीजिए कि ताइवान और चाइना जो 2 पार्ट हैं, इनके बीच में कोई भी लैंड बॉर्डर नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से मैरीटाइम से सेपरेटेड है, मतलब कि वाटर पावर से सेपरेटेड है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया 2 पार्ट्स जहाँ पर हुए थे। एक तो आपका मत्सू आइलैंड था, तो यहाँ पे ये आपके मत्सू आइलैंड वाले पार्ट है, और यहाँ पे आपका किनमेन आइलैंड वाले पार्ट, दिस इज द किनमेन आइलैंड वाला पोर्शन। तो यहाँ पे फिर शेलिंग और ये सब करना शुरू कर दिया था। वहाँ पे चाइना ने मत्सू में किया 1958 में, और किनमेन में किया उसने 1954 में। तो दे वर द फर्स्ट 2 ताइवान क्राइसिस, मतलब कि जो चाइना ताइवान क्राइसिस है उसमें पहली 2 ये क्राइसिस थी, ठीक है ना। और ये याद रखिएगा, नीचे आपका साउथ चाइना सी है, बीच में ताइवान स्टेट है, ऊपर आपका ईस्ट
चाइना सी जिसको बोलते हैं, ईस्ट चाइना सी है, तो इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे ताइवान आपको पता है, यहाँ पैसिफिक ओशियन है, ये ताइपी है, और यहाँ पर जियामेन, ग्वांगजू, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये मैप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो बेहतरीन मैप देखने के बाद हम और आगे देखते हैं क्या क्या और क्राइसिस था। 1970s में भी यही प्रॉब्लम हुई। चाइना बेसिकली उसने उस समय चाइना डेवलपमेंट के फेज़ में था, तो उसका काम था कि यूएस के साथ वो अपने रिलेशंस को थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा था, है ना। और ताइवान का जो मैटर था वो थोड़ा बैक बर्नर में चला गया। लेकिन जैसे ही 1990s तक थोड़ा चाइना डेवलप हुआ, तो 1995 में 1995 में दोबारा से ताइवान इशू को उसने उठाया। और उस समय जो ताइवानीज प्रेसिडेंट थे ली तेंग हुई, है ना, तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएस विजिट करने चले गए थे उस समय वो। तो उसके बाद चाइना ने फिर मिलिट्री ड्रिल्स और मिसाइल टेस्टिंग स्ट्रेट के साथ ताइवान स्टेट में ही करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और ये था थर्ड स्ट्रेट क्राइसिस, यानी कि थर्ड ताइवान क्राइसिस या थर्ड ताइवान स्टेट क्राइसिस। ये हुआ आपका 1995 के आसपास, 1995 के आसपास। तब बिल क्लिंटन ने मदद भी की थी, और बिल क्लिंटन ने रिस्पॉन्ड भी किया था अपने यूएस एयरक्राफ्ट्स को भेज कर, वहाँ पे जो ताइवान स्टेट वाला पोर्शन है वहाँ भेजा था उन्होंने। तो ये उस समय का रिमाइंडर था कि जो घोस्ट है वो आज भी पावरफुल है, मतलब उस समय यूएसए बहुत पावरफुल था। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि आज अगर आप देखें तो नाउ दिस इज़ द न्यू नॉर्मल। अब हम देखेंगे चाइना अब कोई वो नहीं रहेगा जो यहाँ लिबर करता रहता था, है ना। पहले अगर आप चाइना को देखें तो पहले वो इस तरह से करता रहता था, लेकिन अब वो चाइना नहीं रह गया था। अब चाइना पावरफुल हो चुका है, और अब चाइना अगर अटैक करता है, इस तरह के ड्रिल्स करता है, तो अब बाइडेन और ये कमला हैरिस के अंदर इतनी पावर नहीं कि वो जा करके अटैक कर दे, जैसे बिल क्लिंटन ने कर दिया था ना 1995 में। वैसी पावर अब जो बाइडेन और कमला हैरिस के पास अभी नहीं है कि वो जा करके अटैक करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। और दूसरा चीज़ चाइना के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कि चाइना अगर खुद के ही पार्ट को इकट्ठा नहीं कर पाया, मतलब रीयूनाइट नहीं कर पाया, तो फिर उसकी जो हेजेमनी है, मतलब पूरे साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में, तो साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में उसकी हेजेमनी थोड़ा ख़त्म हो जाएगी। इस रीजन में उसकी हेजेमनी ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग कहेंगे ना भाई कि जब आप अपने घर को ही सुरक्षित नहीं रख पाए तो आप दूसरे घर को क्या मतलब वो दोगे। आप खुद के पार्ट को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो, यूनाइट नहीं कर पा रहे हो, आप दूसरे पावर्स को कैसे सपोर्ट करोगे? तो दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर आपको समझनी होगी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ चुका होगा। और आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। दिस मैरीटाइम पार्टनरशिप इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। अब यहाँ पर बात चल रही है, अभी रिसेंटली हुआ क्या, बस न्यूज़ समझ लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वैसे, लेकिन इसमें मेन कंटेस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो अभी रिसेंटली यूएस नेवल शिप एक था चार्ल्स ड्रू नाम का यूएस नेवल शिप है, जो कि वहाँ पे अभी इंडिया में रिपेयर के लिए आया है, रिपेयर फैसिलिटी के लिए आया है चेन्नई में, ठीक है ना। फॉर रिपेयर रीजंस इट हैज़ कम टू चेन्नई। और यहाँ पे बेसिकली ये दर्शाता है कि इंडिया यूएस के जो मिलिट्री रिलेशन है काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं। तो अब ये दिखाता है कि इंडिया और यूएसए का जो ये वाला रिलेशन है, मतलब कि लॉजिस्टिक्स वाला रिलेशन है, वो कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इम्प्रूव हो रहा है। कि यूएस अपने शिप्स को हमारे यहाँ डॉक कर रहा है फॉर जो भी उसकी ख़राबी है या ठीक करना है, जो भी सर्विस लेना चाहता है, ठीक है ना। तो यूएस मिलिट्री का जो शिप था, ये मिलिट्री वेसल था जो डॉक किया गया एट द इंडियन फैसिलिटी, एंड वहाँ पर इसने बेनिफिट उठाया। और ये इट्स एक्चुअली द फैसिलिटी जो कि लेमोआ यानी कि लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हमने 2017 में साइन किया था। लेमोआ याद है आपको? 2017 में हमने साइन किया था लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हमने साइन किया था, जिसमें दोनों ने ये कहा था कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट देंगे एक दूसरे को। मतलब कि अगर मान लो कोई पोर्ट कॉल है या इस तरह के शिप हमारे जा रहे हैं, पेट्रोल ख़त्म हो गया उनका, या फिर सपोज कर उसमें कोई ख़राबी गई, तो इसके लिए हम ये सुविधाओं का यूज़ करेंगे। तो ऑथर ने कहा देखो आज तो यूएसए कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हम भी फ्यूचर में कर सकते हैं, कल को हमको ज़रूरत पड़ती है। यूएसए के तो बहुत सारे अलग अलग जगहों पे रिपेयर सेंटर्स हैं, दूसरे कॉन्टिनेंट्स में भी हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमको यूएसए के करीब से ही निकलना पड़ेगा। सपोज़ करो हम मलेशिया के पास से जा रहे हैं, सपोज़ करो हम इधर साइड साउथ ईस्ट एशिया से कहीं जा रहे हैं, तो हमको कहीं पर भी ये सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ गुड थिंग दैट इज़ देयर। एंड यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि एक तरीके से जो ये रिलेशनशिप है उनको और आगे बढ़ाना चाहिए, और काफ़ी
रेलिवेंट है, ना केवल मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ना केवल आपका लॉजिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि पॉलिटिकली ऑल्सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दिखाता है कि इंडिया जो है वो क्वाड का कितना बड़ा मेंबर है और किस तरीके से इंडिया जो है सिक्योरिटी डायलॉग का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। तो इस तरीके से ऑथर का कहना है कि दिस शोज द रेलिवेंस ऑफ इंडिया इन द यूएस रिजीम। तो यूएस के में इंडिया के रेलिवेंस को ये दर्शाता है। इसके अलावा अभी रिसेंटली इंडिया जो है सीएमएफ कोऑपरेशन के लिए भी बात कर रहा है। सीएमएफ क्या है? इंडियन नेवी ने रिसेंटली फॉर्मली कमेंस किया है इट्स कोऑपरेशन विद द बहरेन बेस्ड मल्टीलेटरल पार्टनरशिप कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। सीएमएफ क्या है? कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, और वहाँ पे इंडिया ने कोऑपरेशन स्टार्ट किया है एज एन एसोसिएट मेंबर। याद रखेगा, बहरेन बेस्ड है ये, मल्टीलेटरल पार्टनरशिप है, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस जिसको बोलते हैं, एसोसिएट मेंबर के रूप में इंडिया ने स्टार्ट किया है। और दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे सीएमएफ के बारे में थोड़ी सी मैं आपको चीज़ें बता दूँ। और इंडिया ने रिसेंटली बहरेन बेस्ड कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस का अपना पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया है, ठीक है ना। इंडिया ने अनाउंस किया दैट इट वुड जॉइन सीएमएफ एज एन एसोसिएट पार्टनर एंड इट वुड स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन इन द रीजन सिक्योरिटी इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन। तो वेस्टर्न इंडियन ओशन में रीजन की सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया काम करेगा। एंड इट्स जो सीएमएफ है वो आपका मल्टी नेशनल मैरीटाइम पार्टनरशिप है which exists to uphold the rule based international order। ऑब्वियसली रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को अपहोल्ड करने के लिए इसको बनाया गया है, ये तो आप सबको पता ही होगा। दूसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि इट विल बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन्स जो है वो कंट्रोल करता है ये सीएमएफ वाली जो कंट्रीज़ हैं, है ना। और ये काउंटर नारकोटिक्स, काउंटर स्मगलिंग, सप्रेसिंग पायरेसी, इनकरेजिंग रीजनल कोऑपरेशन, ये सारे इसके एम है, ठीक है ना। सो मैं एक फ़ोटोग्राफ आपको दिखाता हूँ। इस फोटोग्राफ को आप देखिए, देखो लिखा है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टीनेशनल नेवल पार्टनरशिप। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट मल्टीनेशनल नेवल पार्टनरशिप है ये, और इसमें 34 मेंबर स्टेट्स आर देयर। इस्टेब्लिशमेंट इसका 2001 में हुआ था। सीएमएफ का जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकता है, देखो है ना, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस पे क्वेश्चन आ सकता है। 34 मेंबर हैं और वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टीनेशनल नेवल पार्टनरशिप है ये। 2001 में इसका फॉर्मेशन हुआ था एंड इट वॉज फॉर्म टू काउंटर द थ्रेट ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म। तो इंटरनेशनल टेररिज्म का जो थ्रेट है उसको दूर करने के लिए इसको बनाया गया था। एंड 12 लाइक माइंडेड कंट्रीज से इसको, मतलब सीएमएफ बिगैन विद 12 लाइक माइंडेड कंट्रीज, 12 लाइक माइंडेड कंट्रीज से इसको स्टार्ट किया गया था। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंडेड टू इंक्लूड काउंटर पायरेसी ऑपरेशंस। काउंटर पायरेसी और ये सारी चीज़ें भी इसने इंक्लूड की। 2021 में इसको इंक्लूड किया गया। हेडक्वार्टर इसका मैंने आपको बताया बहरेन, मनामा बहरेन में है ना। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। आप देख लीजिए 4 कंबाइंड टास्क फोर्सेज हैं इसके अंतर्गत, 4 टास्क फोर्सेज बनी इसके अंतर्गत, और वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द गल्फ ऑफ ओमान एंड इंडियन ओशन, काउंटर पायरेसी, मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द अरेबियन गल्फ एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द रेड सी एंड द गल्फ ऑफ एडन। इसको 2022 में बनाया गया है, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें इसका मोटो देखो, डिटर, स्ट्रेंथन, एडवांस एंड रिसोर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया। अब आगे मूव करते हैं, यहाँ पे अपन देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। व्हाट इज़ कॉजिंग द आर्कटिक वार्मिंग। तब यहाँ पे 11 अगस्त को फिनिश मीटरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट रिसर्च ने पब्लिश किया और स्टडी पब्लिश की उन्होंने कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट नाम के जर्नल में, जिसमें उन्होंने कहा कि जो आर्कटिक है दैट इज़ हीटिंग 4 टाइम्स फास्टर दैन द रेस्ट ऑफ द प्लानट। आर्कटिक इज़ हीटिंग 4 टाइम्स फास्टर दैन द रेस्ट ऑफ द प्लानट। द वार्मिंग इज़ मोर कंसनट्रेटेड इन द यूरेशियन पार्ट ऑफ द आर्कटिक वेयर Barents Sea north of Russia and Norway is warming at an alarming rate which is 7 times faster than the global average। तो अगर आप देखें यहाँ पे रिपोर्ट में क्या कहा गया है, रिपोर्ट में कहा गया है कि जो आर्कटिक है वो बहुत ज़्यादा गति से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हीट हो रहा है, वार्म हो रहा है, और वो उसकी जो गति है आर्कटिक की अगर हम एवरेज देखें तो 4 टाइम्स हायर है देन द रेस्ट ऑफ द प्लानट। और स्पेशली उसमें से 2 रीजन, जैसे जो यूरेशियन पार्ट है आर्कटिक का, जिसको जो कि बैरेंट सी वाला रीजन है नॉर्थ ऑफ रशिया, एंड नॉर्वे वाला जो रीजन है दैट इज़ वार्मिंग मच हायर एट 7 टाइम्स हायर देन द रेस्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हीटिंग का जो रेट है, वार्मिंग का जो रेट है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे अगर हम देखें क्या रीजंस हैं क्यों ऐसा हो रहा है, तो देखो क्या है, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं इसको। व्हाट इज दिस? दिस इज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, इट इज़ द लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, आपको पता है। इट हैज़ हेस्टेंड, यानी कि ये बढ़ चुका है ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक फोर्सेस। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक फोर्सेस, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण बढ़ चुका है, ठीक है ना। अब सारे प्लैनेट में ही चेंजेस हो रहे हैं, सारा प्लैनेट ही गर्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो चेंजेस हैं आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल रीजन में, वो ज़्यादा है। इसको पोलार एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। वो और ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं, स्पीड और ज़्यादा है उनकी, इसको पोलार एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। दे आर मोर प्रोनाउंस्ड एट द नदर्न लैटिट्यूड्स, स्पेशली आर्कटिक, इसलिए इसको हम आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन बोल रहे हैं। पोलार में भी, आर्कटिक में ज़्यादा है, नदर्न लैटिट्यूड्स में ज़्यादा है, इसलिए इसको हम आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके रीजंस क्या है एम्प्लीफिकेशन के, तो ऑथर ने कहा एक तो आइस एल्बिडो। आइस एल्बिडो क्या होता है, देखो सी आइस जो रहती है वो रिफ्लेक्ट करती है, उसका एल्बिडो बहुत ज़्यादा होता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, बट सपोज करो अगर ये आइस पिघल गई बिकॉज ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स या एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, तो फिर ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करने लगेगी। एक बार इसने एब्जॉर्व करना शुरू कर दिया तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप, ठीक है ना। तो एक तो आइस एल्बिडो है। दूसरा इसने आपका लैप्स रेट फीडबैक बोला है। लैप्स रेट दूसरा रीज़न है क्यों यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन ज़्यादा है। लैप्स रेट मतलब कि कितना जैसे जैसे कोई चीज़ ऊपर जाती है ना, वो ठंडी होती जाती है, तो मतलब वो लूज करती जाती है हीट। द लैप्स रेट और द रेट एट विच टेम्परेचर ड्रॉप्स विद द एलिवेशन इंक्रीज, ठीक है ना। जैसे जैसे एलिवेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका वो कम होता जाएगा। लेकिन होता क्या जा रहा है कि अब टेम्परेचर जो डिक्रीज होना चाहिए था जिस एलिवेशन पे, वो उतना ज़्यादा हो नहीं रहा है। भाई देखो, आपके हाइट बढ़ने से टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए, बट ग्लोबल वार्मिंग कारण जितना डिक्रीज होना चाहिए था उतना हो नहीं रहा है। दो रीजंस बताया मैंने आपको। एक एल्बिडो बताया कि एल्बिडो जितना होना चाहिए था उतना नहीं है बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन एंड ऑल, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर। दूसरा जो लैप्स रेट है वो भी उतना नहीं है, वो भी डिक्रीज हो गया है। सो दीज आर द रीजंस वाई वी आर सीइंग आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, और क्यों इतना ज़्यादा वहाँ पे बढ़ रहा है। अब इसके देखो जो नुकसान है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप मतलब ग्रीनलैंड वाला रीजन देखें, ग्रीनलैंड में बहुत ज़्यादा आइस है। ग्रीनलैंड में बहुत ज़्यादा आइस है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ आइस आफ्टर एंटार्क्टिका। तो ग्रीनलैंड जो आइस है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ आइस आफ्टर एंटार्क्टिका एंड वेरी क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द सी लेवल। और अगर एक बार ये पिघलना शुरू हुआ तो सी लेवल को नुकसान पहुंचेगा। दूसरा, यहाँ पे आप सबको पता होता है कि बर्फ़ के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मीथेन और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ट्रैप रहती हैं, नेचुरल गैस, मीथेन, ये सारी चीज़ें। वंस इट गेट्स मतलब एक बार पिघल गया तो व्हाट विल हैपन, जो ट्रैप्ड मीथेन है, जो ट्रैप्ड आपकी गैसेज है, नेचुरल गैसेज हैं, ये सारी पूरी बाहर निकल आएंगी और ये अगेन इट विल कॉज दैट प्रॉब्लम। ये साइकिल शुरू कर देगा और वार्मिंग करेगा, है ना। ये सारी चीज़ें काफ़ी, और कुछ जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं जैसे कि लाइकेंस की स्पीशीज़ हैं, रेनडियर स्पीशीज़ हैं, इन सबको नुकसान पहुँचेगा। तो दैट इज़ द रीज़न वाई दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग एंड इट शुड हैव बीन स्टॉप्ड अर्लियर। बट एंथ्रोपोजेनिक रीजंस बीइंग एंथ्रोपोजेनिक रीजंस, वो तो मानेंगे थोड़ी। दिल्ली PM 2.5 लेवल वर्स्ट इन द वर्ल्ड। तो अभी ग्लोबल एनालिसिस किया गया है एयर क्वालिटी का, और उसमें ये पता लगा है कि जो PM 2.5 का जो लेवल है वो वर्ल्ड में वर्स्ट है न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। और एक और चीज़ पता लगाएगी कि जो PM 2.5 है वो ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ या लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ में ज़्यादा है, और वहीं जो NO2 का लेवल है, मतलब NO2 पॉल्यूटेंट को भी काउंट किया गया, वो ये देखा गया कि वो डेवलप्ड में भी ज़्यादा है और डेवलपिंग मिडिल इनकम में तो है ही है, ठीक है ना। तो वो डेवलप्ड में भी ज़्यादा है NO2, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ये डिफरेंस याद रखना है। बाकी इंडिया में दिल्ली हो गया और कैलकाटा हो गया जो कि रिपोर्ट किया लार्जेस्ट PM 2.5 लेवल्स, और दैट वाज द थिंग विच इज़ देयर, ये आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। NO2 जो आता है मेनली वो आता है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन ओल्डर व्हीकल्स, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ एंड रेजिडेंशियल कुकिंग एंड हीटिंग। ये लिख लेना आप लोगों को, ये प्लीज़ राइट इट डाउन, है ना। कि NO2 कहाँ से आता है मेनली, दे कम मेनली फ्रॉम द पावर ओल्डर व्हीकल्स, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़, रेजिडेंशियल कुकिंग एंड हीटिंग, ठीक है ना। मेक श्योर यू राइट दीज थिंग्स, क्योंकि ये UPSC पूछ लेगा, और कुकिंग और रेजिडेंशियल हीटिंग फिर आपको नहीं समझ में आएगा और वहाँ पर आप इसको गलत करके आ जाएंगे। तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस एज वेल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं।
इंडियाज ऑयल डिमांड टू राइज 7.73% इन 2022। ओपेक ने कहा है कि इंडिया की जो ऑयल डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और ओपेक के बारे में थोड़ा मैं बता दूं, ओपेक जो है 1960 में बना था सबसे पहली बात, और वहाँ पे बगदाद कॉन्फ्रेंस हुई थी 1960 में, जिसके माध्यम से ये बनाया गया था। और बगदाद कॉन्फ्रेंस के बाद ये बना था। 5 कंट्रीज़ ने इसको बनाया था मेनली। वो कंट्रीज़ थी आपकी ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला वर द कंट्रीज़ जिन्होंने इसको मेनली इसका फॉर्मेशन करवाया था। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसमें अभी 13 मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। एट प्रेजेंट 13 मेंबर्स हैं। इक्वाडोर ने रिसेंटली छोड़ दिया है ना। और इसके पहले गैबॉन ने एक बार टर्मिनेट कर दी थी मेंबरशिप 1995 में, लेकिन गैबॉन ने दोबारा ज्वाइन कर लिया 2016 में। याद रखिएगा 2016 में दोबारा ज्वाइन किया। 13 मेंबर्स हैं। ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला, वेनेजुएला। दीज आर द मेंबर्स ऑफ ओपेक एज ऑफ नाउ। ठीक है ना। आपके लिए सवाल एक है, ओपेक प्लस के मेंबर्स कौन कौन से हैं, ये अगर आप बता सके तो ज़्यादा अच्छा होगा। सेंटर रेजेस थ्रेशोल्ड फॉर प्रोसिक्यूशन अंडर कस्टम्स एक्ट। तो देखो कस्टम्स एक्ट का जो प्रोसिक्यूशन का थ्रेशोल्ड था, मतलब पहले जो अरेस्ट और थ्रेशोल्ड उसका रखा गया था कस्टम्स एक्ट का, वो रखा गया था 20 लाख रुपए रखा गया था। मतलब 20 लाख तक के केसेस को ही यहाँ पे कस्टम्स एक्ट के अंतर्गत देखा जाता था, प्रोसिक्यूट किया जाता था। ठीक है ना। अब उसके ऊपर के है ना। अब जो थ्रेशोल्ड है वो 50 लाख तक का कर दिया गया है। याद रखिएगा 50 लाख तक का कर दिया गया है। ठीक है ना। फॉर स्मगलिंग एंड इलीगल इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड बैगेज। ये स्मगलिंग और इलीगल इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड बैगेजेस के लिए किया गया है। ये थ्रेशोल्ड बढ़ाया गया है। मतलब कितने के ऊपर से प्रोसिक्यूशन शुरू होगा। एंड 1 करोड़ से बढ़ा करके 2 करोड़ कर दिया गया है फॉर कमर्शियल फ्रॉड्स। कमर्शियल फ्रॉड्स में 1 करोड़ से बढ़ा करके 2 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है ना। याद रखिएगा दैट इज द थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट। लेकिन ये जो वैल्यू है ये अप्लाई नहीं करेगी टू द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू फेक करेंसी नोट्स या आर्म्स एम्यूनिशंस, उनके केस में नहीं करेगी, है ना। केवल और केवल जो कमर्शियल फ्रॉड्स मैंने आपको बताया उसमें अगर ये मतलब पहले 20 लाख थी, अब वो बढ़ा करके 50 लाख कर देगी कि 50 लाख के ऊपर फिर प्रोसिक्यूशन जो होगा कस्टम्स एक्ट के अंतर्गत वो किया जाएगा 50 लाख के ऊपर कमर्शियल फ्रॉड्स के केसेस में। ठीक है ना। और याद रखिएगा 1 से 2 करोड़ बढ़ा दिया गया है फॉर कमर्शियल केसेस, फॉर कमर्शियल फ्रॉड्स। और स्मगलिंग और इलीगल इंपोर्ट्स के केसेस में 20 से बढ़ा करके 50 लाख कर दिया गया। तो ये याद रखना। ठीक है ना। आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ। स्मगलिंग और इलीगल इंपोर्ट्स के केस में 20 से बढ़ा करके 50 और कमर्शियल फ्रॉड के केस में 1 करोड़ से बढ़ा करके 2 करोड़। लेकिन ये आर्म्स एम्यूनिशन हो गया और आपका रुपी का ट्रेड हो गया, मतलब ये फेक करेंसी का हो गया, उसमें ये नहीं लागू होगा। So that is it for the day friends. I hope you liked our video. Please do like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.